हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग सरल आवर्त गति नाम के चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आज हम सब लोग इस चैप्टर के 5वें वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं सरल लोलक का आवर्त काल। यानी अगर हम एक हल्के से धागे से एक हम कोई गोलाकार वस्तु या किसी भी आकार की वस्तु को बांध दे और उसको कुछ दूरी पर ले जाकर के छोड़ दे तो वो एक चक्कर में भाई इधर से खींच करके छोड़ेंगे तो यहाँ पर जाएगा और फिर से यहाँ पर आएगा, तो एक चक्कर में कितना समय लेगा इसका डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। शुरू करते हैं सरल दोलक का आवर्त काल। सरल दोलक होता क्या है हमने बता दिया, जब भी किसी एक धागे से एक डोरी से हम कोई वस्तु बांधकर लटका देते हैं और तो वो बनता है सरल दोलक और उसमें जो भी ये हमारी एसएचएम वाली गति होती है उसी से ही हम निकालते हैं इसका आवर्तकाल, यानी आने जाने में लगा समय। हमने क्या लिया है कि एक फ्रेम से एक एल लंबाई की रस्सी को बांध दिया। ये एल लंबाई की कोई एक रस्सी है, एल लंबाई की कोई एक रस्सी है और हमने इस रस्सी से हमने एक m द्रव्यमान की वस्तु को बांध दिया है, एक m द्रव्यमान की वस्तु को लटका दिया है। कहने का मतलब अब लटका दिया, इसकी लंबाई कितनी थी, l लंबाई, ठीक है। लटका दिया, अब लटकाने के बाद हम इस पर एक बाह्य बल लगाएंगे। बाह्य बल लगाए, इधर की ओर खींचे और खींच करके ले आए। भाई कुछ विस्थापन हुआ, यहां से यहां तक आया तो वस्तु में कुछ विस्थापन हुआ और वो विस्थापन कितना हो गया, y। वस्तु में हमने कितना विस्थापन किया, y विस्थापन किया और ला करके यहाँ पर छोड़ दिया। भाई यहाँ से ला करके हम छोड़ दिए तो ये क्या करेगी, एसएचएम करने लगी, अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा पर गति करने लगेगी। याद रखना ये ज्यादा मोशन एक रेखा सरल रेखा होनी चाहिए, तो इसीलिए ये चीज याद रखना कि ये जो लेंथ हो वो लगभग एक वक्र जैसी सीधी लाइन दिखाई दे, बस ये चीज याद रखना, ठीक है। तो अगर हम सब लोग इसको यहाँ पर लाएंगे तो ये चीज तो क्लियर है, यहाँ पर लाएंगे तो ये चीज तो क्लियर है कि रस्सी इसको किधर की ओर खींच रही है, ऊपर, और इसका भार किस ओर लग रहा है, नीचे। तो इसका भार जो है वो mg किस ओर लगता है, हमेशा सेंटर की ओर, अर्थ के सेंटर की ओर ये mg भार लगता है। और जो तनाव है भाई, तनाव दो लोग लगाएंगे, ये भी इसको इस वस्तु को ऊपर खींचेगा और ये वस्तु इसको कहां खींचेगा, नीचे। लेकिन वस्तु इधर उधर गति कर सकती है तो इसलिए हम इसको पकड़ेंगे। तो ये रस्सी यहाँ का ये जो फ्रेम है इसमें तनाव उत्पन्न करेगा, यानी इस वस्तु को ऊपर की ओर खींचेगा, इसमें तनाव बल लगाएगा। तो ये तनाव बल लग गया ऊपर की ओर, ठीक। तो दो बल लगेंगे यहाँ पर, पहला आपका वस्तु का भार हो गया जो नीचे की ओर लगेगा और दूसरा तनाव बल जो कि ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। तो माना m द्रव्यमान का कण एसएचएम करते हुए अपनी माध्य स्थिति से y विस्थापन करता है, तब कण पर कार्यरत जो बल है वो दो बल होते हैं। कण पर कार्यरत दो बल होते हैं, एक तनाव बल T जो कि ऊपर की ओर लगता है और एक कण का भार mg जो नीचे की ओर लगता है। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ भैया इस जगह पर देखिए, ये चीज आपको देखना बस और कुछ नहीं। अगर ये चीज देखिए, इसको हम यहाँ पर लाएंगे तो ये वाला एंगल, ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, टेन बन रहा है, एकांतर कोण ये थीटा कोण है, तो ये कोण भी कितना बनेगा, थीटा। और अगर ये कोण थीटा है तो ध्यान से देखिए ये लाइन और ये लाइन, ये भी कोण कितना बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा। तो एंगल ये भी थीटा होगा। अब इस mg के दो घटक में, पहला थीटा की ओर घटक जो कि होगा mg cos थीटा, हमेशा थीटा की ओर cos लगेगा, और एक लगेगा इसके थीटा की विपरीत घटक ये, और जो कि होगा mg sin थीटा, किस ओर लगेगा, माध्य स्थिति की ओर। तो ये किस ओर लगेगा, तनाव की विपरीत दिशा में। तो ध्यान से समझिए आप दो लोग, ये mg sin थीटा वस्तु को कहां लाएगा, अंदर की ओर, माध्य स्थिति की ओर। और माध्य स्थिति की ओर एक और बल होता है जो कि प्रत्यानयन बल होता है,
ये दरअसल कोई और बल नहीं है, ये तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स ही है जो वस्तु को कहां लाने का प्रयास करेगा, माध्य स्थिति पर। तो mg sin थीटा अंदर की ओर जाएगा, इसके कारण वस्तु अंदर की ओर जाएगी और इस तनाव बल को कौन बैलेंस करेगा, ये mg cos थीटा। तो हमने mg को दो रूपों में यूज कर लिया, पहला रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि mg sin थीटा और दूसरा mg cos थीटा जो बैलेंस करता है आपके तनाव को, और ये ही आपका रिस्टोरिंग फोर्स है जो अंदर की ओर इसको वस्तु को ले जाएगा, यानी कि ये mg sin थीटा ही वस्तु को SHM कराएगा। क्लियर है? तो तनाव बल किसके बराबर होता है, mg cos थीटा के बराबर, जो कि किस ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है, और तनाव किस ओर लग रहा है, ऊपर। तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्लियर बात? तो वस्तु ना तो ऊपर जा रही है और ना ही नीचे जा रही है, इसका मतलब ये दोनों बल आपस में इक्वल हो गए, और जो भार है तुम्हारा mg उसी का ये टुकड़ा था। अब यहां से एक चीज और समझिए कि जो mg के घटक, यहां पर लिख देना है, mg के घटक mg cos थीटा डोरी के, रस्सी के तनाव बल को संतुलित करता है, और जो दूसरा है, अच्छा इसको एक चीज और कह सकते हैं, ये जो mg cos थीटा अगर देखा जाए तो वो किस ओर लगता है, अंदर नीचे की ओर लगता है। तो कुल मिलाकर के यही mg cos थीटा किसको जन्म देता है, तनाव को जन्म देता है। हम ये भी कह सकते हैं कि यही mg cos थीटा इस तनाव को भी जन्म देता है, ये नीचे की ओर लगता है तभी तो तनाव ऊपर की ओर आएगा। और जो दूसरा mg का घटक, mg के घटक mg sin थीटा के कारण वस्तु माध्य स्थिति में पहुंचती है, माध्य स्थिति की ओर जाती है। अच्छा एक चीज और कह सकते हैं समझने के लिए, कई सारे लोग कई सारी सोच कि ये जो mg sin थीटा है ये रिस्टोरिंग फोर्स को जन्म देता है, और जो mg cos थीटा है वो तनाव को जन्म देता है। तो mg cos थीटा तनाव को जन्म देता है और संतुलित कर लेता है। भाई ये तनाव ऊपर हो गया तो जिससे mg cos थीटा तनाव आपस में क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। ठीक है, तनाव को संतुलित कर लेता है। ठीक है, ये हो गए। अगर ये तनाव को संतुलित कर लेता है तो पहली चीज, ये जो तिर्यक घटक वाले बल है ये आपस में निरस्त हो जाएंगे, केवल वस्तु किधर की ओर जाएगी, नीचे की ओर जाएगी। तो ये तो आपस में निरस्त हो जाएंगे। अब बचा कौन, केवल, अब बचा है केवल और केवल हमारे पास mg sin थीटा, और जो mg sin थीटा है वही किसको जन्म देता है, वही देता है रिस्टोरिंग फोर्स को जन्म। अब गौर से देखिए, तो विस्थापन हमने किस ओर किया था, बाहर की ओर। किस ओर किया था, बाहर की ओर किया था। और रिस्टोरिंग फोर्स किस ओर लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है। तो हमेशा हमेशा ये चीज याद रखिए, विस्थापन की विपरीत दिशा में बल लगता है। तो ये जो बल है इन इसमें किसका अंतर आ जाएगा, यानी Fr बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा mg sin थीटा। अब ये mg sin थीटा किसके कारण है, इस विस्थापन के कारण ही तो आया था, इस विस्थापन के कारण ही तो आया था, इसलिए यहां पर हमने क्या लगा दिया, माइनस का साइन। अब एक चीज और समझिए, अगर हम Fr बराबर करेंगे तो एक चीज है यहाँ पर कि जो साइन थीटा वो थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत ही अल्प है, बहुत ही अल्प है। अल्प है का मतलब छोटा, बहुत ही अल्प है का मतलब छोटा है। तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा, भाई छोटा है तो जाहिर सी बात साइन थीटा का मान भी छोटा आएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि जो कोण बराबर होता है वो चाप बटे त्रिज्या होता है। तो चाप कितना है तुम्हारा y, चाप कितना है तुम्हारा y, तो चाप अगर y है, चाप अगर y है और त्रिज्या कितनी रखी जाए l,
भाई ये लंबाइयां तो आपस में बराबर ही होंगी, लंबाई तो बढ़ेगी नहीं, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या हो जाएगा। तो यहां से हम ये चीज लगा सकते हैं, चाहो तो sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण लगा दो। ये चीज अगर नीचे ले जाएंगे तो यहां से ये 90 अंश का कोण, ठीक। एक चीज इसको अगर नीचे ले जाएंगे, इसको अगर नीचे ले जाएंगे तो ये थीटा, थीटा के सामने लंब, और यहाँ पर तो ये कोण 90 अंश का ही, इसके सामने ये लंब हो जाएगा। क्लियर बात? तो 90 अंश के सामने कर्ण हो जाएगा, तो ये कर्ण और ये हो जाएगा तुम्हारा लंब, लंब बटे कर्ण sin थीटा ही होता है। तो ये चीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा mg y बाई l। अब y बाई l, चाहे आप यहां से देख लीजिए कि sin थीटा में, ध्यान से समझना कि sin थीटा में छिपा है y, और y और fr दोनों की डायरेक्शन अलग होती है, इसीलिए ये माइनस का साइन यहाँ पर आया है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये बन गया हमारा fr बराबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यही पर हम क्या करेंगे कि जो Fr होता है भाई, बल उत्पन्न हुआ है तो जाहिर सी बात त्वरण, बल लगा तो त्वरण उत्पन्न होगा। तो ये जो mg sin थीटा इसने बल को जन्म दिया, और बल को जन्म दिया तो जाहिर सी बात त्वरण यहां पर आएगा। त्वरण क्या उत्पन्न होगा? यदि कण का में उत्पन्न त्वरण, या कण, हाँ ठीक है यही सही रहेगा, कण में उत्पन्न त्वरण, उत्पन्न त्वरण, त्वरण को हमने अल्फा से लिखा था, अल्फा तब भाई कण का द्रव्यमान m था ही, और उत्पन्न त्वरण यदि अल्फा हो तो क्या हो जाएगा, m बराबर f बराबर m इंटू अल्फा, और अल्फा बराबर आया था माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। अल्फा बराबर क्या आया था, माइनस का ये m इंटू माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। क्लियर बात? तो ये चीज इतना तो हो ही सकता है। पिछले डेरिवेशन में हमने ये सभी चीजें पढ़ी थी कि अगर कण पर तो बल लगेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, वैसे न्यूटन का द्वितीय नियम भी यही कहता है, बल लगेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, उसका वेग बदलेगा, और वेग लास्ट में पहुंच करके 0 हो जाता था, फिर अंदर की ओर आया, वेग परिवर्तित होता है लगातार, तो इसीलिए त्वरण उत्पन्न होगा। और त्वरण और विस्थापन में ये हमने रिलेशन का डेरिवेशन भी किया था, तो ये थर्ड वीडियो में, ठीक है, तो वहां से ये चीज हमने ले लिया। अब बल का मान हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बल का मान ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि वो कितना आया था। बल का मान अगर हम रखेंगे यहाँ पर, वो आया था हमारा mg इंटू वाई बाई एल आया था, और यहां से कितना आया है बल का मान त्वरण के कांसेप्ट पर, तो ये आया था माइनस का m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। तो ये दोनों आपस में इक्वल रख रहे हैं, दोनों बल माइनस से माइनस कैंसिल, y से y कैंसिल, अब बचा क्या, m से m कैंसिल, अब यहां से क्या बचा, g के बटे में l, और ये बराबर में किसके आया, ओमेगा स्क्वायर के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो ओमेगा है, ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या आया था, ओमेगा बराबर आया था 2 पाई f भी आया था, एक तो आया था 2 पाई बटे t, और बटे के t को ही हमने क्या लिखा था, f, पहले वीडियो में यही चीज आया था। ये चीज तो हमने पढ़ ही लिया है, तो इसको हम इधर लिख के दे रहे हैं, ठीक है, एक बॉक्स में बंद किए दे रहे हैं, आप याद रखते रहिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ओमेगा बराबर अगर 2 पाई अपॉन टी रखेंगे, या चलिए यहां पर पहले ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं, तो कितना आएगा, अंडर रूट में जी के बटे में एल, ठीक। अब ओमेगा बराबर कितना पढ़ा है हमने, 2 पाई अपॉन टी, तो रख देते हैं 2 पाई अपॉन टी, रख दिया, और बराबर में कितना आ गया, जी बाई एल, और हमको चाहिए टी, आवर्तकाल की तो है टी, तो टी बराबर करेंगे तो इसको पलट देते हैं, इसको अगर हम पलट दें तो टी अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में एल अपॉन जी। अगर हम 2 पाई को इधर भेज दें, टी बराबर कितना आ गया, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और यही इसका डेरिवेशन है, नहीं यही इसका क्या है, डेरिवेशन, यही इसका डेरिवेशन है। सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अगर हम
2 पाई और जी को देखें तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू को हटाएंगे तो एक समानुपाती का चिन्ह जुड़ेगा। तो ये चीज तो क्लियर है, सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो केवल और केवल धागे की लंबाई पर निर्भर करता है। जो आपने धागे की लंबाई ली थी यहाँ पर, ये केवल उसी पर निर्भर करता है। लंबाई बढ़ाएंगे तो आपका आवर्तकाल बढ़ेगा, आने जाने में चक्कर ज्यादा लगेगा, और लंबाई कम है तो आने जाने में चक्कर भी कम लगेगा। क्लियर बात। अब सेकंड लोलक एक इसी का टॉपिक है, सेकंड लोलक, वो भी हम सब लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि सेकंड लोलक होता क्या है। सेकंड लोलक, तो हेडिंग डाल लेना है सेकंड लोलक, और इसकी डेफिनेशन लिखिए। हेडिंग डाल करके इसकी डेफिनेशन लिखिए। सेकंड लोलक की डेफिनेशन लिखना है, सेकंड लोलक की डेफिनेशन लिखना है। तो यदि सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो 2 सेकंड हो तो उसी को हम सेकंड लोलक कहते हैं। यदि सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड हो, यदि सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड हो, t का मान 2 सेकंड हो, तो उसी को हम सब लोग सेकंड लोलक कहते हैं। यानी आने जाने में यदि समय 2 सेकंड लगता है तो वो आपका सेकंड लोलक हो जाता है। और इसके लिए धागे की लंबाई क्या रखनी पड़ेगी वो देखिए। ये वैल्यू अगर यहाँ पर रखेंगे तो t की वैल्यू क्या पढ़ी हमने, यहाँ पर रख देते हैं। तो 2 = 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन G, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां पर 1 बचा, स्क्वायर अगर कर देंगे, स्क्वायर अगर कर देंगे तो ये क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, और ये पाई स्क्वायर, और यहां से रूट हट जाएगा, L अपॉन G। अब G चला जाएगा ऊपर और पाई स्क्वायर आ जाएगा नीचे, और ये बन गई आपकी L की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू बन गई, L की। अगर हम देखें यहाँ पर तो L की वैल्यू निकालने के लिए हमको दोनों चीजें पता है, G की वैल्यू भी पता है 9.8 होता है, और पाई की वैल्यू भी पता है, पाई को एक स्क्वायर है 3.14। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये लगभग 9.8 ही आएगा, ये लगभग 9.8 ही आएगा। इसकी वैल्यू लगभग कितनी हो जाएगी, 1। तो अगर धागे की लंबाई हम 1 मीटर रखें, अगर हम धागे की लंबाई 1 मीटर रखें, 1 मीटर रख दें धागे की लंबाई को, तो वो बन जाएगा आपका सेकेंड लोलक। उसका आवर्तकाल फिक्स हो जाएगा और वो 2 सेकंड आ जाएगा। तो यदि धागे की लंबाई लगभग हम इतनी रख दें तो ये आएगा आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि 9.8 मीटर बाई पाई स्क्वायर लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। एक दिया गया क्वेश्चन जिसमें सरल लोलक की धागे की जो लंबाई है वो 9.8 बटे पाई स्क्वायर दी गई है मीटर में। हमको t की वैल्यू निकालना है, तो t बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन G। तो वैल्यू डालेंगे तो 2 पाई अंडर रूट में L की वैल्यू हमारे पास 9.8 अपॉन पाई है, रख दिया स्क्वायर में, और इनटू में G नीचे लिखा है और इसकी वैल्यू 9.8 ही होती है। तो अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये बचा पाई स्क्वायर, और रूट के बाहर आएगा तो वो बचेगा केवल और केवल पाई, और पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से आवर्तकाल मिलेगा आपको 2 सेकंड, यहाँ से आवर्तकाल आपको मिलेगा 2 सेकंड, और यही आंसर हो जाएगा। और 2 सेकंड आवर्तकाल, तो इसी को सेकंड लोलक कहते हैं। बस यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम सरल आवर्त गति के या तो ग्राफ पढ़ेंगे, और या तो फिर इसमें हम सब लोग पढ़ेंगे कि इसका यूज क्या है, कहां-कहां पर यूज हो सकता है। दोलन कॉन्सेप्ट हम सब लोग पढ़ेंगे कि दोलन का यूज कहां-कहां, किस-किस इसके अनुप्रयोग कहने का मतलब पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा।